किरण पीसीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज के क्लास में हम जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे कि फंडामेंटल राइट का जो भी की पॉइंट्स है और पिछले 10 साल में जो भी पूछा गया है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को हमने बोर्ड पर लिखा है और आप लोग इसको ध्यान से देखें। और अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे, इसको देख लेंगे फंडामेंटल राइट्स को, तो एक भी प्रश्न आप लोगों का किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो पीसीएस हो, दरोगा का हो, जो भी एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का हो, तो जो भी एग्ज़ाम है सीजीएल का, वो किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैंने देख करके इस क्वेश्चन को बनाया है, प्रीवियस ईयर को देख करके। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखें कि क्या क्या है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट जो है वह किस पार्ट में है, तो हमने कई बार बताया और आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि यह पार्ट 3 में है। किस पार्ट में है? पार्ट 3 में है। उसके बाद इसका सोर्सेस क्या है, फंडामेंटल राइट्स का सोर्सेस क्या है, किस देश के संविधान से हम लोगों ने लिया है, तो इसको यूएसए से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद यह किस आर्टिकल को कवर करता है, तो यह आर्टिकल जो है आर्टिकल 12 से 35 यानी कुल मिलाकर के 19 आर्टिकल को कवर करता है। कितने आर्टिकल को कवर करता है इसको याद रखेंगे, तो 19 आर्टिकल मिलाकर के कुल 12 से 35 में 19 आर्टिकल है जो यह फंडामेंटल राइट को बताता है। अब देखते हैं कि मूल अधिकार जो है वह कैसा अधिकार है। तो मूल अधिकार ऐसा अधिकार है जो हमें जन्म से प्राप्त है, इसीलिए हम इस अधिकार को कौन सा अधिकार कहते हैं, तो इस अधिकार को हम नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। कौन सा अधिकार कहते हैं? इस अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। दूसरा वर्ड हमने लिखा है कि इस अधिकार को कौन सा अधिकार कहते हैं, तो पॉलिटिकल राइट कहते हैं, यानी राजनीतिक अधिकार कहते हैं। ऐसा क्यों कि राजनीतिक अधिकार हम फंडामेंटल राइट्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है, अगर फंडामेंटल राइट से किसी भी लोगों को, कोई भी आदमी, कोई भी संस्था हमें वंचित करती है, तो हम न्याय पाने के लिए कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी कोर्ट की शरण ले सकते हैं। इसीलिए इस अधिकार को हम कौन सा अधिकार कहते हैं, तो पॉलिटिकल अधिकार या पॉलिटिकल राइट कहते हैं। क्योंकि यह क्या है, तो जुडिशिएबल है, यानी वाद योग्य है। इसके हनन के पर हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए यह क्या है? यह वाद योग्य है, यानी जुडिशिएबल है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, हम कमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह क्या है? नॉट जुडिशिएबल, वह वाद योग्य नहीं है। अब इसका नेचर देखते हैं कि क्या है। तो मौलिक अधिकार का जो नेचर है, प्रकृति जो है वह क्या है, तो वह पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव, सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मौलिक अधिकार की प्रकृति, यानी कि राज्य पर कुछ करने को दबाव दिया जाता है। राज्य से तात्पर्य यहाँ पर क्या क्या है, तो राज्य में हम देश को समाहित कर सकते हैं, संघ को कर सकते हैं, राज्य है, और म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका। तो संघ पर, राज्य पर और नगर पालिका पर कुछ करने को दबाव डाल सकते हैं। जैसे इसका क्या एग्जाम्पल है कि प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये राज्य की भी जिम्मेवारी बनती है, राज्य की जिम्मेवारी भी बनती है, संघ की भी जिम्मेवारी बनती है। और ये तमाम चीज़ जो है वह अपने कमिश्नरी एरिया में या अपने नगर में इसको लागू करवाने का दायित्व जो है वह किसके पास है, तो वह नगर पालिका के पास भी है। तो मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है, तो मौलिक अधिकार की प्रकृति सकारात्मक है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है, तो डिफिनेशन ऑफ स्टेट, डिफिनेशन ऑफ कंट्री, यानी राज्य की परिभाषा। तो राज्य में क्या क्या है, इसको मैंने बताया कि यूनियन, स्टेट और म्यूनिसिपैलिटी शामिल है।
अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में जो मेन आर्टिकल है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या है कि अनुच्छेद 14 में है कि भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं सभी विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष क्या होंगे, एक समान है और सबों को समान रूप से संरक्षण मिलेगा। तो समान रूप से संरक्षण जो है, तो ये वर्ड हमने कहाँ से लिया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और समक्ष समता जो है उसको कहाँ से लिया है, तो यूके, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन कहते हैं, उसको हमने ब्रिटेन से लिया है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि समान परिस्थितियों में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सभी परिस्थितियों में के अंतर्गत सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वह अधिकारी हो चाहे वह सामान्य नागरिक हो, सबों के लिए कौन सा कानून रहेगा, तो सबों के लिए एक जैसा ही कानून रहेगा। इस विचार को किसने दिया है, तो ब्रिटेन के विचारक जो डाइसी थे, उन्होंने ही विधि के समक्ष समता का विचार प्रस्तुत किया है, ब्रिटेन के डाइसी ने। यानी इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह विधि से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति सभी विधि के समक्ष समान है। अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 15 को, इसमें क्या है कि धर्म है, मूल वंश है, जेंडर है, उसके बाद कलर है, बर्थ प्लेस है। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ, चूँकि भारत जो है वह कैसा है, कंट्री है, तो यह विविधताओं का देश है और यहाँ पर विभिन्न भाषा भाषी के लोग रहते हैं। तो इन तमाम लोगों के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 को देखते हैं, इसमें क्या है, सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। सरकारी नियोजन में यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या रहेगा, हर एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, सबों को एक समान फॉर्म फिल करने का और जॉब करने का अवसर मिलेगा। लेकिन जो एससी है, जो एसटी है, तो उसको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसके लिए कुछ रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। अब हम लोग देखते हैं राइट टू फ्रीडम को, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसमें कितनी तरह का फ्रीडम हम लोगों को मिला हुआ है, तो इसमें 6 तरह का फ्रीडम मिला हुआ है, जो कि मैंने पहले पढ़ा दी हूँ मैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसमें जितने भी फ्रीडम हैं वो तमाम फ्रीडम किसको प्राप्त है, तो इंडियन सिटीजन को प्राप्त हैं। तमाम फ्रीडम किसको प्राप्त हैं, तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 29 और 30 को, इसमें है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये जो 4 राइट है, 15, 16, 19 और 29, 30, ये तमाम जो है, ये तमाम आर्टिकल वह केवल किसको प्राप्त है, यह वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो केवल भारतीयों को है। ये तमाम सुविधाएं जो है वह विदेशियों को नहीं प्राप्त है, वह केवल किसको प्राप्त है, जो भी भारत के, इस देश के नागरिक हैं। उसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29, 30 में जिस प्रोविज़न का प्रावधान किया गया है, जो प्रावधान दिया गया है, वह केवल इंडियन सिटीजन को प्राप्त है। अब देखते हैं कि नागरिकों के साथ, यानी भारतीय नागरिकों के साथ कौन सा ऐसा अनुच्छेद है या कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसमें हम देखेंगे 14 को, यानी विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 20 को देखेंगे, अपराध के विरुद्ध दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। 21 को देखेंगे, जिसमें है गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, जितने भी हैं इसमें सब में 21 आर्टिकल यह भी फॉरेनर को प्राप्त है। 21 को, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में है, यह भी प्राप्त है विदेशियों को। उसके बाद 22 है, 23 है, 24, 25,
26, 27, 28, 32, यानी कुल मिलाकर के कितने आर्टिकल को कवर करता है जो भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो 12 आर्टिकल ऐसे हैं जो भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब देखते हैं अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 को। अनुच्छेद 17 क्या है कि अनुच्छेद में अनटचेबिलिटी को रिमूवल किया गया है, समाप्त किया गया है। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन केवल एकेडमिक में और मिलिट्री में उपाधि दी जा सकती है। तो यह एग्जाम्पल जो प्रस्तुत करता है वह किस चीज़ का करता है? तो सामाजिक समता का एग्जाम्पल पेश करता है। कौन से 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो सामाजिक समता का बेस्ट एग्जाम्पल है? तो वह है अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। अब देखते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसमें क्या है कि वाक 19(1)(a) में है और इसी में क्या दिया गया है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस। यह क्वेश्चन आएगा तो यह किस में है? तो यह है स्वतंत्रता के अधिकार में। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19(1)(a) में है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो अभी हम प्रेस, भारत में प्रेस को स्वतंत्रता व आज़ादी दी गई है। और अगर हम देखते हैं प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस सूचकांक में अगर देखते हैं तो वर्ष 2023 में, जो कि करंट एग्जाम होगा इसके लिए यह खास है, वर्ष 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी रैंकिंग है? तो भारत का रैंकिंग 161 है। 2000 में 161 है और 2022 में कितना है? तो 2022 में 150 था। 161 2023 में है, याद रखेंगे 2023 में कितना है? तो 161 है। और सबसे पहला स्थान कौन सा है? तो वह पहला स्थान नॉर्वे का है और अंतिम स्थान किसका है? उत्तर कोरिया का है। अब देखते हैं हम लोग कि विधि के समक्ष समता से किसको छूट दी गई है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर बने रहेंगे उसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। इन दोनों के विरुद्ध जब तक वो अपने कार्यकाल में रहेंगे तो इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक या दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब हम लोग चलते हैं कि संघ सरकार ने पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए कौन से कमीशन का गठन किया, इसको याद रखेंगे। तो इसके लिए काका कालेलकर कमीशन का गठन किया। संघ सरकार ने पहली बार पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए किस कमीशन का गठन किया? तो यह काका कालेलकर समिति का गठन किया। और कब किया? तो 1953 में किया। इसमें कितने मेंबर थे? तो 10 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो काका कालेलकर ने की। तो पहली बार पिछड़े वर्ग के पहचान के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो काका कालेलकर समिति का गठन किया गया। काका कालेलकर समिति में कितने मेंबर थे? तो 10 मेंबर थे। कब किया गया? 1953 में किया गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा मंडल आयोग को, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन कब आया? तो मंडल कमीशन 1979 में लाया गया। इसके कौन से अध्यक्ष थे? तो बीपी मंडल थे। कितने मेंबर थे इसमें? तो 5 मेंबर थे। तो 5 से अधिक जब न्यायाधीश के बेंच होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक पीठ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस भी कमीशन में न्यायाधीशों की संख्या 5 से अधिक होती है तो उस न्यायाधीश के बेंच को हम क्या कहते हैं? संवैधानिक पीठ कहते हैं। अब SC ST, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक नेशनल कमीशन का गठन किया गया। तो यह कब गठन किया गया? तो यह गठन किया गया 19 में किया गया। कब? 1990 में किया गया।
किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया? तो किया गया 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया? 1990 में किया गया। किस आर्टिकल के तहत किया गया? तो आर्टिकल 338 के तहत किया गया। अब है SC ST के लिए पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन दिया गया है, SC ST के लिए पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन यानी लोकसभा राज्यसभा में जो भी रिजर्वेशन मिला है तो वह किस आर्टिकल में दिया गया है? इसको याद रखेंगे, आर्टिकल 330 में रिजर्वेशन मिला है पार्लियामेंट में। आर्टिकल 330 के तहत संसद में रिजर्वेशन है। और विधानसभा में जो रिजर्वेशन है वह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 333 में है। किस पार्ट में इसको रखा गया है? तो यह रखा गया है पार्ट 16 में रखा गया है। किस पार्ट में है? तो पार्ट 16 में रखा गया है। तो SC ST से रिलेटेड आप लोग इस 3 क्वेश्चन को याद रखेंगे कि SC ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया? तो 1990 में किया गया। किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 65वां संशोधन के तहत किया गया। किस आर्टिकल के तहत किया गया? तो आर्टिकल 338 के तहत किया गया। SC ST के लिए संसद में पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन दिया गया है वह किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 330 में दिया गया है। उसके बाद SC ST के लिए विधानसभा में जो रिजर्वेशन है वह किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 333 में दिया गया है। किस पार्ट में इसकी व्यवस्था की गई है? तो पार्ट 16 में की गई है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे 2 अधिकार हैं जो इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। तो आर्टिकल 20 यानी अपराध के विषय में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 में आता है। और राइट टू लाइफ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे 2 अधिकार हैं जो आपातकाल में समाप्त नहीं किए जा सकते। यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किए जा सकते। तो यह व्यवस्था कब से की गई? तो यह व्यवस्था 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में किया गया। अब देखेंगे कि मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य इसका है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मूल अधिकार है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? अंतःकरण का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी व्यक्तिगत धर्म को मानने के लिए मान सकते हैं, इसके लिए सरकार का कोई भी दबाव नहीं है। तो इसमें वर्णित अनुच्छेद 25 में वर्णित हिंदू वर्ड जो है, तो हिंदू वर्ड में कौन कौन सी संप्रदाय शामिल हैं? तो हिंदू वर्ड में हम बौद्ध, जैन और सिख को भी शामिल कर सकते हैं। अब है कोई भी माइनॉरिटीज होने का क्या आधार है? अल्पसंख्यक होने का आधार क्या है कि इसका पैरामीटर क्या है कि हम इसको माइनॉरिटी क्लासेस में डालेंगे? तो भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर उसकी संख्या अगर कम है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो इसको हम माइनॉरिटी क्लासेस में रखेंगे। तो माइनॉरिटी क्लासेस में कौन कौन से हैं? तो इसमें मुस्लिम आते हैं, सिख, ईसाई और बौद्ध। अब देखते हैं कि मेनका गांधीवाद कब से हुआ? मेनका गांधीवाद 1978 में। तो मेनका गांधीवाद जो है वह किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो मेनका गांधी केस जो है वह आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। किस केस से रिलेटेड, किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 21 से। तो इसमें क्या किया गया है कि आर्टिकल 21 जितने भी 395 आर्टिकल हैं, सबसे बड़ा आर्टिकल जो है वह कौन सा आर्टिकल है? वह आर्टिकल 21 है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें जितने भी मूल अधिकार हैं
उस मूल अधिकार को विस्तृत किया गया है। जैसे कौन कौन सा अधिकार हुआ, तो जीवन साथी चुनने का अधिकार, यह कौन सा आर्टिकल है, अपने लाइफ पार्टनर को हम चुन सकते हैं, तो यह आर्टिकल 19 है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को चुन सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 19 और 21, उसके बाद राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार यह भी आर्टिकल 28 से रिलेटेड है। सोने का अधिकार, अगर हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, सो रहे हैं, तो हमको टीटी सब परेशान नहीं करेगा, क्योंकि यह मेरा कैसा राइट है, तो यह मेरा फंडामेंटल राइट है। और यह किस केस में दिया गया है, तो बाबा रामदेव केस में राइट टू स्लीपिंग का अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद निःशुल्क कानूनी सहायता का, यानी फ्री लीगल हेल्प, निःशुल्क फ्री लीगल एडवाइस हमको मिलेगा, तो यह किस आर्टिकल में है, तो यह भी आर्टिकल 21 में है। स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, उसके बाद अच्छी सड़क को यूज करने का अधिकार, जितना भी अधिकार हम देखते हैं वो सारे अधिकार किस आर्टिकल से रिलेटेड हैं, तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड हैं। अब थोड़ा सा हम लोग रिट पर चर्चा कर लेते हैं कि कितने प्रकार का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करती है। तो जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत जारी करती है, और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, 226 के तहत। तो परमादेश रिट, कितने प्रकार के रिट हैं, 5 प्रकार के, एक हैवियस कार्पस, एक मैंडामस, एक क्यो वारंटो, एक प्रोहिबिशन और एक कैटोरोरी। तो 5 प्रकार के रिट में हम चर्चा करेंगे परमादेश रिट पर। तो इसमें परमादेश रिट जो है, इसको डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। तो इस पर परमादेश रिट उसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है जो किस पद पर काम करते हों, तो जो गवर्नमेंट पोस्ट पर काम कार्यरत हो, उसी के विरुद्ध परमादेश का रिट यानी आदेश का रिट, पुनः आदेश या ऑर्डर का रिट जारी किया जा सकता है। अधिकार परीक्षा रिट के लिए भी कैसे क्या होना चाहिए, इसके लिए भी पद सरकारी होना चाहिए, यानी कि हम किस पद पर काम कर रहे हैं, किस पद पर काम कर रहे हैं, हम जिस पद पर काम कर रहे हैं उस पद के लिए हम अधिकृत नहीं हैं, फिर भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ कौन सा रिट जारी किया जाएगा, तो यह अधिकार परीक्षा का रिट जारी किया जाएगा। प्रतिषेध जो है वह प्रोहिबिशन, प्रतिषेध जो जारी किया जाता है वह किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ। न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ कौन सा रिट जारी किया जाएगा, तो वह जारी किया जाएगा प्रतिषेध का किया जाता है। यह व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, इसको आप लोग याद रखेंगे कि यह जब भी इशू किया जाएगा, यह रिट इशू किया जाएगा, तो वह संस्था के खिलाफ, यानी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले कोर्ट को यह जारी करेगा, संस्था के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ नहीं। तो आज के क्लास में हम देखें फंडामेंटल राइट्स का की पॉइंट। तो इससे एक भी प्रश्न आप लोगों का संभवतः नहीं छूटेगा और इसको आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे डीपीएसपी को देखेंगे कल के क्लास में, और फिर कल के क्लास में डीपीएसपी देखने के बाद उसका भी जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।